हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाइटो डाउट। आज के इस लेक्चर में हम प्लांट पैथोलॉजी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है। यहाँ पर हम एमसीक्यू को कंसेप्ट वाइज समझने की कोशिश करेंगे कि क्या एक एक ऑप्शंस को हम करेक्ट करके एक क्वेश्चन से हम 4 क्वेश्चन याद करने की कोशिश करेंगे। हम कंसेप्ट चीज़ें की कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं कि इसका आंसर ये रट लिया, ये नहीं। हमको रटना नहीं, हम चीज़ों को समझना है, हमें चारों क्वेश्चंस को डील करना है, हमें एलिमिनेशन करते आना चाहिए। 4 ऑब्जेक्टिव में से तीनों को एलिमिनेट करते आना चाहिए और करेक्ट आंसर पर पहुंचना है। ठीक है। तो फर्स्ट लेयर ऑफ द प्लांट इम्यून सिस्टम, पहला क्वेश्चन है द फर्स्ट लेयर ऑफ द प्लांट इम्यून सिस्टम क्या है। तो आपको पहली लेयर बतानी है प्लांट इम्यून सिस्टम की। प्लांट इम्यून सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, तो पूरी चीज़ें यहाँ पर बताना ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो प्लांट इम्यून सिस्टम एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है। जब कोई पैथोजन अटैक करता है प्लांट्स के ऊपर, तो बदले में प्लांट्स क्या करता है, डिफेंस करता है। तो एक पूरी सिस्टमिक प्रोसेस चलती है डिफेंस की, तो वही प्लांट इम्यून सिस्टम होता है। तो पहला ऑप्शन है इसमें एटीआई, इफेक्टर ट्रिगर इम्यूनिटी। ये एफीआई, इफेक्टर ट्रिगर इम्यूनिटी फर्स्ट लेयर नहीं होती है, क्योंकि ये सेकंड लेयर प्लांट की सेकंड लेयर होती है प्लांट डिफेंस की। तो इज अ नॉट करेक्ट आंसर। मैं अभी आपको जब इसका करेक्ट आंसर बताऊंगा ना तब समझाएंगे। पैटर्न ट्रिगर इम्यूनिटी, पीटीआई। देखो, पीटीआई इज अ, ये जो पीटीआई है, पीटीआई इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। क्यों? देखो, मैं आप लोगों को एक डायग्राम से छोटी सी चीज़ें समझाऊंगा कि कैसे क्या चीज़ होती है। पैटर्न ट्रिगर इम्यूनिटी, देखो ये है सेल वॉल, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब मान लो, देखो प्लांट डिफेंस फेनोमेना, रिकॉग्निशन फेनोमेना कैसी होती है। मान लो ये कोई सा ये फंगस है। अब ये फंगस, जैसे ही ये फंगस प्लांट्स पर अटैक करेगा, ठीक है, तो प्लांट्स पर अटैक करेगा तो अब देखो कैसे प्लांट्स कैसे पहचानेगा कि ये जो कांटेक्ट में आया है, ये फॉरेन पार्टिकल से ये हमें डैमेज करेगी। तो प्लांट्स के पास भी एक रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स होते हैं। यहाँ पर इस तरीके से रिसेप्टर्स लगे होते हैं। तो जैसे ही क्या होगा कि प्लांट्स के पास रिसेप्टर होंगे, ये रिसेप्टर्स आइडेंटिफाई करेंगे। अब देखो, फंगस के पास स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है क्या, काइटिन, काइटिन होता है। प्लांट्स के पास काइटिन नहीं होती। तो ये इस स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को, इस पैटर्न को पहचानेगा कौन, पी आर आर, पैटर्न रिकॉग्नाइज रिसेप्टर्स। पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन रिसेप्टर्स इस पैटर्न को पहचानेगा, काइटिन्स को, और इस पहचान कर यहाँ पर एक बाइंड हो जाएगा और क्या करेगा, एक, अब चूंकि पैटर्न को पहचान कर रिकॉग्निशन किया प्लांट रिकॉग्नाइज रिसेप्टर ने और एक डिफेंस चालू कर दिया, जिसको हम कहते हैं पीटीआई, पैटर्न ट्रिगर्ड इम्यूनिटी। क्योंकि पैटर्न को पहचान कर किया, इसलिए पैटर्न ट्रिगर इम्यूनिटी होती है। ठीक है। तो पैटर्न ट्रिगर इम्यूनिटी इज अ करेक्ट आंसर। इफेक्टिव ट्रिगर इम्यूनिटी इसलिए नहीं, क्योंकि जब क्या करेगा, अब जब प्लांट और पैथोजन आपस में इंटरेक्शन करते हैं तो ज़रूरी थोड़ी ना कि पीटीआई चालू कर लिया तो पैथोजेंस कह देगा भाई ठीक है यार अब इम्यूनिटी चालू होगी, मैं डिसीज कोशिश नहीं करूँगा। वो कोशिश करेगा, क्योंकि नेचर का रूल है। नेचर में अगर आपको जीना है तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, है ना। तो वो कोशिश करेगा, क्या करेगा, उसके पास कुछ इफेक्टर्स मॉलिक्यूल्स होंगे। क्या होंगे, इफेक्टर मॉलिक्यूल्स। तो वो क्या करेगा, अब ये जैसे पीटीआई चालू हुई, प्लांट्स के पास जो पीटीआई चालू हुई थी, ये जो पीटीआई चालू हुई थी, इस पीटीआई को क्या करेगा, वो सप्रेस करने की कोशिश करेगा। और ये जो फंगस है ये क्या करेगा, एक करेगा इफेक्टर रिलीज करेगा, इफेक्टर्स।
ये इफेक्टर्स क्या करेंगे, ये पीटीआई को सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, रोकने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अब प्लांट्स के पास इफेक्टर को भी पहचानने के लिए रिसेप्टर्स होते हैं जिसे हम आर प्रोटीन्स कहते हैं। ये आर प्रोटीन्स इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, तो हम ये बाद में समझेंगे कि क्या होता है क्या नहीं सब। ठीक है, आप आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि पैटर्न ट्रिगर इम्यूनिटी क्या होती है। बाकी हम प्लांट इम्यून सिस्टम जब पढ़ेंगे तो डिटेलिंग करेंगे। सिस्टमिक एक्वायर रेसिस्टेंस, देखो एक सिस्टमिक एक्वायर रेसिस्टेंस पूरा एक प्लांट से जब डिफेंस करता है तो पूरा एक सिस्टमिक प्रोसीजर फॉलो करता है। ठीक है, तो सिस्टमिक एक्वायर रेसिस्टेंस अपने आप में एक ब्रॉड सब्जेक्ट है, इसको हम बाद में डिफाइन करेंगे। बस ये समझिए कि सिस्टमिक एक्वायर रेसिस्टेंस पूरे सिस्टमेटिक चलता है कि प्लांट्स में फर्दर कोई डिसीज़ ना हो हेल्दी प्लांट्स पर, है ना। तो पूरा एक सिस्टम चालू होता है, डिफेंस करता है, सैलिसिलिक एसिड होते हैं इसमें हेल्प करते हैं। इंड्यूस सिस्टमिक रेसिस्टेंस, इंड्यूस रेसिस्टेंस सिस्टम्स ये नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो होते हैं, 9 नॉन पैथोजेनिक पैथोजेंस होते हैं, ये इंड्यूस करते हैं फॉर फ्यूचर स्ट्रेटजीज के लिए। ठीक है, कि फ्यूचर में ऐसा कुछ नहीं हो, तो ये सारी चीज़ें आई होप कि आपको पहली चीज़ें करेक्ट होगी। तो हमारा पहला ऑप्शन का सही आंसर क्या है, पैटर्न ट्रिगर इम्यूनिटी। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following is a not a pathogen associate molecular pattern that act as a elicitor? देखो पेम आ गया ना, पैथोजन एसोसिएट मोलिकुलर पैटर्न डेट एक्ट एज अ एलिसिटर। अब हमको बताना कि इसमें से कौन सा है। देखो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हर एक पैथोजेंस का एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है, जिसे देखो अभी हमने बताया था। अब इसमें से बताना कि कौन सा एलिसिटर डेट एक्ट एज अ एलिसिटर के। एलिसिटर्स क्या होते हैं, एक सिग्नल्स होते हैं डेट ट्रिगर द प्लांट डिफेंस रिएक्शंस को स्टार्ट ट्रिगर करते हैं, कॉल्ड इज एलिसिटर्स। तो एलिसिटर्स, अब एलिसिटर्स एक्सोजीनियस एलिसिटर्स भी हो सकते हैं, एंडोजीनियस एलिसिटर्स भी हो जाते हैं। पैथोजेंस से ड्राइव एलिसिटर्स को हम एक्सोजीनियस एलिसिटर्स कहते हैं, और एंडोजीनियस एलिसिटर्स जो प्लांट से ड्राइव होते हैं उन्हें हम एंडोजीनियस एलिसिटर्स कहते हैं। देखो बाद में समझाएंगे कि क्या होते हैं सब एलिसिटर्स पर भी। आपको अगर वीडियो चाहिए तो मैं वीडियो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं एलिसिटर्स के ऊपर भी आपको वीडियो बना के अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो अभी हमने जो मैंने बोला कि हर पैथोजन के पास स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है। तो देखो ए ऑप्शन जो है फंजाई, तो काइटिन जो होता है ये फंजाई का स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है ना। काइटिन की सेल वॉल होती है। फ्लेजिलिन जो फ्लेजिला होता है वो फ्लेजिलिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, तो ये भी पैथोजेंस के पैम से है, पैथोजन एसोसिएट मोलिकुलर पैटर्न है। काइटिन भी लिपोपोलिसराइड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आउटर लेयर जो होती है वो लिपोपोलिसैकेराइड्स की बनी होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। सैलिसिलिक एसिड नहीं होता है, सैलिसिलिक एसिड इज अ हार्मोन, ये कोई पैथोजेंस का कोई वो नहीं है ना। ये एक तरह का सिस्टमिक एक्वायर रेसिस्टेंस जो होता है ना, इसको चालू करने के लिए सैलिसिलिक एसिड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये हार्मोन्स। तो एक तरह का हार्मोन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सैलिसिलिक एसिड इज अ नॉट अ पैम, पैथोजन एसोसिएट मोलिकुलर पैटर्न नहीं है। समझ गया। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इफेक्टर इज नॉट करेक्ट। मैंने अभी बोला ना आपको कि प्लांट्स क्या करता है, पीटीआई को सप्रेस करने के लिए इफेक्टर रिलीज करता है। तो देखो वही बोल रहा ना कि इसमें से नॉट करेक्ट ऑप्शन बताना है, इफेक्टर के कैरेक्टर क्या है। तो इफेक्टर क्या करता है, ये सप्रेस करता है पैटर्न ट्रिगर्ड इम्यूनिटी को, तो ये तो करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, इफेक्टर को रिकॉग्नाइज कौन करता है, मैंने बोला था ना आप लोगों को आर प्रोटीन, ये जो देखो आर प्रोटीन होते हैं ये रिकॉग्नाइज करते हैं ईटीआई को, है ना। आर्जिन होते हैं प्लांट्स के अंदर, तो ये डिफेंस इफेक्टर बदले में इफेक्टर ट्रिगर इम्यूनिटी चालू करते हैं, तो ये भी करेक्ट आंसर है। एक्ट एज अ कंजर्व पैम रिकॉग्नाइज बाई पैटर्न ट्रिगर, अभी हमने पढ़ा था जो पैटर्न रिकॉग्नाइज रिसेप्टर्स होता है ये पेम्स यानी पैथोजन एसोसिएट मोलिकुलर को रिकॉग्नाइज करता है, तो ये तो नॉट करेक्ट आंसर ना, ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। चौथा ऑप्शन देखते हैं, द हेल्प पैथोजन कॉलोनाइज होस्ट टिश्यूज, मैंने अभी आपको बोला पीटीआई को सप्रेस करके डिसीज कॉज करने की कोशिश करता है, तो द हेल्प पैथोजन कॉलोनाइज हेल्प करने में हेल्प करता है होस्ट टिश्यूज में, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी। ये
PAMs the act as a conserver of pain recognized by pathogen associated molecular patterns। ठीक है, चौथा ऑप्शन है, चौथा क्वेश्चन है पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन रिसेप्टर प्राइमरी रिकॉग्नाइज बाय। देखो अब रिसेप्टर आ गया है ना, ये इनिशिएट रिसेप्टर क्या करता है, ये इनिशिएट करता है डिफेंस सिस्टम को इनिशिएट करने का काम करता है। अब देखो है ना, पीटीआई चालू कर देगा, वो बहुत सारी चीज़ें स्टार्टिंग हो जाती है। तो पैटर्न रिकॉग्नाइज प्राइमरी काम क्या है, इसको ये रिकॉग्नाइज करता है ना। इफेक्टर का काम थोड़ी ना है। अभी हमने पढ़ा था पैथोजन एसोसिएट मॉलिक्यूलर पैटर्न। जो पैथोजन एसोसिएट मॉलिक्यूलर पैटर्न होता है, डैमेज एसोसिएट मॉलिक्यूलर पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने का काम करता है। ठीक है, प्लांट हार्मोन को थोड़ी ना रिकॉग्नाइज करेगा, वायरुलेंसिस भी डायरेक्ट वायरुलेंसिस से ये नहीं करता है, तो इसका करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है द टर्म HR हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स वाज फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस। HR देखो, HR का मतलब होता है रैपिड सेल डेथ, है ना। यहाँ पर क्या कहते, जब से पैथोजन ने अटैक किया तो पैथोजन क्या करेगा, अपने एक पर्टिकुलर लोकेशंस पर जहाँ पर पैथोजन अटैक करेगा वहाँ पर ये नेक्रोसिस कर देगा, सेल्स की डेथ कर देगा और रेस्ट्रिक्शन कर देगा पैथोजेंस को आगे कॉलोनाइज करने में या स्प्रेड करने में, तो इनहिबिट करता है। ठीक है, अगर आप लोगों को HR हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स पर भी एक वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं HR पर भी आपको पूरी डिटेलिंग कर दूंगा। तो इसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किसने किया था, एनेकोप तो अमेरिकन नेमाटोलॉजिस्ट थे, तो इन्होंने तो नहीं किया है। HH फ्लोर ने जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस दिया है। हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स थोड़ा रिलेटेड करता है, लेकिन HR ने जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस का कंसेप्ट दिया था। EF स्मिथ आप लोगों को सभी को पता है, फादर ऑफ फाइटोबैक्टीरियोलॉजी इन्हें कहा जाता है। कोस्ट पास्चुलेट का जो फोर्थ स्टेज है ये EF स्मिथ आइसोलेशन, ये भी इन्होंने दिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, केसी चेस्टर ने पहली बार हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स टर्म्स दी थी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ये है। छठा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वाज रिटन बाय जॉर्ज एन एग्रियोस। JN एग्रियोस की ने कौन सी बुक लिखी। एक देखो, बुक से क्वेश्चन SRB नेट कंपटीशन एग्जाम्स और हर एग्जाम्स पर क्वेश्चंस आते हैं, तो पैथोलॉजी की कुछ स्पेसिफिक बुक तो आपको याद करना ही चाहिए। ठीक है, इससे हम 4 बुक्स के बारे में पढ़ लेंगे एक क्वेश्चन से। देखो, फंजाई एंड डिसीज इन प्लांट्स, फंजाई एंड डिसीज इन प्लांट्स, ये बुक EJ बटलर ने लिखी थी, तो ये तो JN एग्रियस की बुक हो ही नहीं सकती। प्रिंसिपल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, ये RS सिंह और उससे रिलेटेड को ऑथर्स के हैं, है ना। प्रिंसिपल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। फंजाई एंड प्लांट डिसीज, ये बीबी मुंदकर ने लिखी है, तो ये भी नहीं हो सकती। प्लांट पैथोलॉजी, हाँ देखो, JN एग्रेस ने जो बुक लिखी है वो है प्लांट पैथोलॉजी, ये वाली बुक। ये आपको प्लांट पैथोलॉजी को ये बाइबिल होती है प्लांट पैथोलॉजी की, द बाइबिल ऑफ द प्लांट पैथोलॉजी की, ये है वर्ड में प्लांट पैथोलॉजी की JN एग्रियस की बुक, बहुत ही फेमस बुक है। हाँ, सभी प्लांट पैथोलॉजिस्ट को ये बुक पढ़ना चाहिए। अक्सर बच्चों को फंजाई एंड डिसीज इन प्लांट्स और फंजाई एंड प्लांट डिसीज पर कंफ्यूजन रहता है कि कौन सी बुक किसने दिया, अक्सर कंफ्यूजन होता है। और मोस्टली लास्ट 2025 SRB नेट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था इस बुक पर। तो कुछ आपको देखो, मैंने तो ऐसा याद करके रखा था इसको कि जो EJ बटलर ने प्लांट्स की FD करके रखी है, FD मतलब फंजाई एंड डिसीज इन प्लांट्स, EJ बटलर की FD है। बाकी तो फंजाई एंड प्लांट डिसीज अगर दूसरा ऑप्शन आता है तो बीबी मुंदकर ने लिखी। तो आपको मैंने ट्रिक बताई दी, आप ये भी याद रख सकते हैं कि फंजाई ने EJ बटलर ने प्लांट की FD करके रखी, FD मतलब फंजाई एंड डिसीज इन प्लांट्स। ठीक है, विच ऑफ 7 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट कॉमन जेनेटिक मटेरियल फाउंड इन प्लांट वायरस।
प्लांट वायरस में कौन सा जेनेटिक मटेरियल कॉमनली फाउंड होता है? देखो यहाँ पर आप लोगों को सब मोस्ट कॉमन जेनेटिक मटेरियल प्लांट वायरस के बारे में बताना है। तो यहाँ पर देखो डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बहुत कम होते हैं। अगर मैं 1000 अगर प्लांट की स्पीसीज आइडेंटिफाई की गई है तो उसमें से अगर तो ये बहुत कम डेटा होगा, क्योंकि सबसे करेक्ट आंसर उसका होगा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, क्योंकि डबल स्टैंडर्ड आरएनए में बहुत कम स्पीसीज है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए की भी बहुत कम है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए की भी बहुत कम है। और तो सबसे मोस्ट ऑफ द कॉमन genetic material found in the single stranded RNA. Most plant viruses have single stranded RNA, वो भी पॉजिटिव सिंगल स्टैंडर्ड RNA। ठीक है, तो एक के उदाहरण भी पढ़ लेते हैं कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए का कौन सा बेस्ट एग्जांपल है? कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस। ठीक है, कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस। ठीक है, कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि मोस्ट इकोनॉमिक क्लासेस है ये। क्योंकि आपने देखा होगा जितने भी वेजिटेबल क्रॉप्स पे जो डिसीजेस लगती हैं सारे के सारी इसी से लगती है, मोस्ट ऑफ देम। आपने सुना ये इसके अंदर आते हैं जेमिनी वायरस। कौन आता है इसके अंदर? जेमिनी वायरस। जेमिनी वायरस जो होते हैं वो आते हैं, है ना। बहुत डिस्ट्रक्टिव डिसीजेस हैं। डबल स्टैंडर्ड आरएनए, राइज ड्वार्फ वायरस, है ना, वोन ट्यूमर वायरस, ये सब डबल स्टैंडर्ड आरएनए में आते हैं। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए का तुमको पता ही है, मोस्ट फेमस एग्जांपल टोबैको मोजेक वायरस। ठीक है, अब 8वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्सुअल स्पोर ऑफ फंजाई। सेक्सुअल स्पोर बताने फंजाई में इसमें से कौन सा सेक्सुअल स्पोर? बहुत सरल है, आप सभी को मालूम है कि एस्कोमाइसिटीज में एस्कोस्पोर्स बनते हैं, तो ये भी सेक्सुअल स्पोर्स है। बेसिडियोमाइसिटीज में बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं, तो ये भी सेक्सुअल स्पोर्स है। ऊज स्पोर्स सभी को पता है, और अब सभी को याद रखना चाहिए कि जितने भी ओमाइसिटीज फैमिली होती हैं जिनका सेक्सुअल स्पोर्स क्या होता है, वो स्पोर्स ऑलमोस्ट जितने भी ओमाइसिटीज होते हैं सब सेक्सुअल स्पोर्स ऊज स्पोर्स। कोनिडियम जो है ये आएगा। कोनिडियम इज अ सेक्सुअल स्पोर्स, नॉट अ सेक्सुअल स्पोर्स। देखो फ्लैजिला अरेंजमेंट की बात करते हैं। फ्लैजिला क्वेश्चन 9 है, फ्लैजिला अरेंजमेंट इन स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस। स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंट में किस टाइप्स के फ्लैजिला अरेंजमेंट होते हैं? तो हम एक एक को डील करते हैं। मोनोट्राइकस में तो नहीं, मोनोट्राइकस में सिंगल एंड होता है। ये इस तरह के बैक्टीरिया होता है, इसमें इस तरह के एक होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है ना। तो मोनोट्राइकस नहीं आएगा क्योंकि इसके वन साइड एंड पर होता है। इसका उदाहरण है जेंथोमोनास, है ना। मोनोट्राइकस का उदाहरण क्या है? जेंथोमोनास, तो ये नहीं आएगा। पेरीट्राइकस, पेरीट्राइकस में देखो, पेरीट्राइकस में किस तरह के फ्लैजिला होते हैं? पेरीट्राइकस में इस तरीके से होते हैं, और ओवरऑल द बॉडी फ्लैजिला हैव फाउंड, है ना, इस तरीके से होते हैं। तो इसमें नहीं आए इस तरह की। ये पेरीट्राइकस है, और पेरीट्राइकस के उदाहरण कौन कौन से हैं? इसमें आएगा इरविनिया, पेंटोई और क्लोस्ट्रिडियम। क्लोस्ट्रिडियम ये चीज़ें आएंगे। तो पेरीट्राइकस भी नहीं होगा स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस का, क्योंकि इसमें तो ये आते हैं। और ट्राइकस में कैसे होते हैं? फ्लैजिला का अरेंजमेंट कैसा होता है? इसमें कोई फ्लैजिला नहीं होता है ना, एब्सेंट होता है इसमें फ्लैजिला अरेंजमेंट, इसलिए ठीक है। इसका एग्जांपल्स है ज़ाइलिला। ज़ाइलिला जो है वो अट्राइकस के अंतर्गत आते हैं। तो करेक्ट आंसर अब हमारा बचा ही क्या है? लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस होते हैं। तो लोफोट्राइकस इसका करेक्ट आंसर है।
10वां है हु इज़ रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी। देखो फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी के बारे में बताना है, डोंट कन्फ्यूजन। जो फादर है प्लांट पैथोलॉजी के, ये फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी के पी ए मिचेली जो हैं, ये फादर ऑफ माइकोलॉजी इन वर्ड में फादर है पी ए मिचेली। अच्छा पी ए मिचेली के बारे में क्या है, देखो पी ए मिचेली ने 1729 में एक बुक लिखी थी, नोवा प्लांटेरम जेनेरा, 1709 प्लांटेरम जेनेरा। ठीक है, तो ये इंडियन माइकोलॉजी थी। बीबी मनकर ने भी फंगस पर काम किया। कमेंट में आप लोग बीबी मनकर के, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि बीबी मनकर की बुक कौन सी लिखी थी। बीबी मनकर ने लिखी थी बुक फंजाई एंड प्लांट डिसीज ऑफ प्लांट डिसीज इन प्लांट, फंजाई एंड प्लांट डिसीजेस, ये बीबी मनकर ने लिखी। इजे बटलर ने एफडी फंजाई एंड डिसीज इन प्लांट्स, इजे बटलर ने 1918 में लिखी थी। कैसी में था फादर ऑफ रस्ट, तो जो फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी है वो इजे बटलर है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 10 क्वेश्चन तैयार किए आज। 10 क्वेश्चन से हमने बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर करे। अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चंस के आंसर में डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट में बिल्कुल करें, हम करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू।